हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपने जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं, यानी कि बीपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि 72वीं और 73वीं परीक्षा से संबंधित है। इसमें हम लोगों ने जो ये सीरीज शुरू किया है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, आज इसका हम लोग जो नया एपिसोड लेकर के आए हैं, जिसका रिलेशन जो है वो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हम लोगों का इंडियन प्लेट्यू रीजन्स। पिछले दो तीन जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इंडियन प्लेट्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने सीरीज में इस बात को ध्यान में रखा है कि जो कंसेप्ट है ये क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते चलें। सिर्फ केवल और केवल किसी भी प्रश्न का सिर्फ ए बी सी डी नहीं हो, बल्कि अगर कोई आंसर इसका या कोई भी ऑप्शन इसका अगर सही है तो क्यों है, इससे बात हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आती है। और साथ साथ में ये भी समझ में आता है कि अगर कोई गलत है तो वो उत्तर इसका गलत क्यों है। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ पे बढ़ें। और यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या हमसे कह रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग इंडियन प्लेट्यू रीजन्स के बारे में बात करें तो करा प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, यानी यहां पर यह बात हम लोग से कह रहा है कि जब हम लोग ऐसा देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स को, तो याद रखना है हमें यह आर्कियन रॉक से बना हुआ है। इसमें धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं, इसमें कुडप्पा रॉक्स मिलते हैं, इसमें विंध्य रॉक्स मिलते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके के अलग अलग शैल समूह यहां पर मिलते हैं। और यह शैल समूह जो है ये मुख्यतः वैसे शैल समूह हैं जो कि प्राइमरी यानी आर्कियन, जिससे प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी हम लोग कहते हैं, उसके टूटने के बाद इनका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन चूंकि लिथिफिकेशन प्रोसेस इतना ज्यादा हार्ड है और इतना अधिक ऐसा हुआ है कि यह शैल कई बार ऐसा देखने में लगता है कि यह एक ही प्रकार का, यानी यह एक ठोस शैल के जैसा नजर आता है। लेकिन कायदे से जब हम यहां पर सेडिमेंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको यहां पर याद रखना है कि यह सेडिमेंट्री वो सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इस तरह की बातें नहीं है, बल्कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स वो सेडिमेंट्री रॉक्स है जो कि प्राचीन आर्कियन रॉक्स के टूटने के बाद बना है। तो इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारा सही होगा। क्लियर है। दूसरा कह रहा है यह प्राचीन गोंडवाना भूभाग का ही तो हिस्सा है। यस, हम लोग को यहां पर याद रखना है कि जब हम लोग पढ़ते हैं वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी जब हम लोग वेगनर का प्रायद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो आपको याद रखना है कि उस थ्योरी में इस बात को बताया गया कि अर्थ जो है ये दो भाग में बटा है। यानी अर्थ का मतलब है कि यह हमारा जो क्रस्टल पार्ट है ये दो पार्ट में बटा है। और ये वाला जो नॉर्थ पार्ट हम लोग इसको देखते हैं, ये इसी नॉर्थ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहा गया है अंगारा लैंड। क्या कहा गया है इसे? तो इसे अंगारा लैंड के रूप में देखते हैं। और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना। ठीक है, तो यह गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है। यानी हमारा जो प्रायद्वीप है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये ड्रिफ्ट किया है और इस ड्रिफ्ट की वजह से दो भाग में हमारा क्रस्टल पार्ट कह सकते हो कि बटा है। एक हमारा अंगारा लैंड और दूसरा हमारा गोंडवाना लैंड्स। ये प्राचीन गोंडवाना भूभाग का ही हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि यही हिस्सा को अगर हम लोग जैसे देखते हैं, क्लियर है, इन्हीं हिस्से में से तो हमारा कौन सा भाग है, याद रखना है कि जो हमारा इंडियन प्लेट्यू रीजन्स है, यानी सदर्न जो प्लेट्यू रीजन्स है वो इसी से बना हुआ है। ठीक है, तब यहां पर यह गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। यह भाग जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ मूव किया है, इसी के मूवमेंट्स करने की वजह से ही यूरेशियन प्लेट से जब ये टकराए, तब हम लोग को याद रखना है
कि उसी टकराने के वजह से ही हिमालय जैसे महान पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। यह भारत का सबसे स्थिर भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। जी हाँ, यह सबसे स्थिर क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जब प्लेट आपस में टकराए हैं तो जहां पर टकराए हैं, ठीक है, टेथिस सागर के क्षेत्र में जहां पर हिमालय का निर्माण हुआ है, उस जगह पर अस्थिर है इस समय प्लेट्स के मूवमेंट्स के वजह से। यह जो भाग हम देखते हैं यहां पर, अगर हम लोग देखें तो भारत का सबसे यह एरिया अधिक भूकंप के क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता है, और यह क्षेत्र भारतीय भूकंप के हिसाब से जोन नंबर 5 में आता है। कौन सा क्षेत्र? हिमालय क्षेत्र। लेकिन अगर हम इस भाग को देखते हैं तो यह बहुत मजबूत भाग है। यहां पर इन जनरल अगर देखा जाए तो भूकंप की घटनाएं, क्लियर है, यहां पर बहुत कम देखने को मिलती है। थोड़े बहुत रन ऑफ कक्ष के पास हमें दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर कहा जाए तो यह भारत का सबसे स्थिर भूभाग है और भारत का यह सबसे प्राचीन भूभाग भी माना जाता है। अगर रॉक सिस्टम के हिसाब से हम लोग बात करें तो इसका मतलब है यह भी स्टेटमेंट अगर सही है, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है, कह रहा है सही उत्तर चुनिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सही उत्तर हमारा यह तीनों हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ऑल ऑफ द अबव जो होगा यह करेक्ट है। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, यहां पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर हम लोग इसको ध्यान से देखें, यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आओ इसको हम लोग देखें। यहां पर कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लाना होगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट कह रहा है आपसे, क्लियर है, यह स्टेटमेंट कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के संबंध में विचार करें। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स के बारे में यह क्वेश्चंस है। ठीक है, और यहां पर यह क्वेश्चंस क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल, पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी ये जो ढाल है ये कैसे है, तो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, यानी जब हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय भाग को जब देखते हैं तो ढाल कैसा है, तो इधर से इधर की तरफ का है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। इसी कारण अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, सही स्टेटमेंट है। यदि आप देखते हैं तो इसी जगह से निकलती है एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है जिसे हम लोग गोदावरी कहते हैं, यह, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। महाबलेश्वर से निकल रही है हमारी सबसे लंबी नदी, दूसरी से इसको कह सकते हैं। ये तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, दूसरी लंबी नदी है कृष्णा। और कृष्णा भी किधर ट्रेन कर रहा है, यह भी बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। कावेरी को भी अगर हम लोग देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है यहां पर हम देख रहे महानदी को भी तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है अधिकांश नदियां, यह इंडियन प्लेट्स जब जाके टकराए तो टकराने के बाद यह थोड़े दबे और ऐसे टिल कर गए। इसका मतलब है कि जो प्लेट का ढाल है, यानी कि जो पेनिनसुलर पार्ट है उसके जो ढाल हैं, ये पश्चिम की ओर थोड़ा ऊपर है और पूरब की ओर थोड़े से नीचे हैं। इसी कारण अधिकांश नदियां पूरब की ओर बहती हैं। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा कह रहा, सभी नदियां इसी ढाल का पालन करती हैं। अब देखो क्या है कि ऐसी बात नहीं है कि सभी नदियां जितनी भी पेनिनसुलर पार्ट की है वो सभी पूरब की तरफ जा रही, यह कहना सही नहीं होगा, यह अतिशयोक्ति के जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदी है जिसको हम लोग कहां पर देख सकते हैं, तो कुछ नदियां, जैसे मान लीजिए हम साबरमती को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम नर्मदा को देखते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए तापी को देख रहे हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए शतरंजी को देख रहे हैं, जैसे हम लोग पेरियार रिवर को देख रहे हैं, या फिर जैसे हम लोग गोवा की बड़ी प्रसिद्ध नदी है मांडवी को देख रहे हैं। ऐसी नदियां जो हैं वो अरब सागर में भी गिरती हैं। क्लियर है? तो यह कहना
सही नहीं है कि सभी नदियां जितनी भी पेनिनसुलर भाग की हैं वो सब का सब ड्रेन करती हैं इसी ढाल के हिसाब से, वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। यह स्टेटमेंट सही नहीं होगा। क्लियर है? पठार का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से ऊंचा है। हाँ, पूर्वी भाग की औसत ऊंचाई 600 से 700 मीटर के आसपास में आता है, जबकि पश्चिमी भाग की ऊंचाई देखें तो ये 900 से 1600 मीटर के आसपास में आता है। तो पठार का पश्चिमी भाग जो है, ठीक है, यानी जो वेस्टर्न घाट के रीजन्स को अगर हम लोग देखते हैं, और पूर्वी भाग जो है यह कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचा है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अब ऐसे में अगर हम लोग देखें तो 1, 2, तीसरा गलत और 4, इसका मतलब है सही उत्तर इसका कौन सा होगा? तो 1, 2 और 4 सही उत्तर इसका होगा। क्लियर है? आओ आगे की तरफ हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। और यह तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है, क्लियर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। जी हां, पश्चिमी घाट जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है, ये पूर्वी घाट से थोड़ा सा ऊंचा ज्यादा है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ईस्टर्न घाट आर कंटिन्यूअस इन नेचर। पूर्वी घाट कंटिन्यूअस है नहीं, पूर्वी घाट कई छोटे छोटे भागों में या छोटी छोटी पहाड़ियों में ये बटा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह के मानचित्र को बनाते हैं तो यहां पर अगर हम देखते हैं पश्चिमी घाट को, तो पश्चिमी घाट जो है ये लगभग समानांतर आता है, इसमें कुछ दर्रे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या सिंकोट के जैसे यहां पर दर्रे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग ये पहाड़ियों में यह बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर पूर्वी घाट के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे हम देखते हैं गर्जाहाट हिल है, क्लियर है, जैसे हम लोग देखते हैं पालकोंडा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि वेनिकोंडा है, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हमारा पंचीमलई हिल है, या फिर जैसे देखते हैं शेवराई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसका मतलब है इस भाग में ज्यादातर चूंकि नदियां इधर गई हैं, तो यह जो भाग है यहाँ पे पहाड़े जो है यानी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट जो है यह रेगुलर नहीं है। तो यह पूर्वी घाट जब लिखते हैं कंटिन्यूअस है तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कुछ नदियां इधर से इधर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, और कुछ नदियां इधर से इधर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं जल विभाजक वाटर डिवाइड, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग जो दो नदी के बेसिन को अलग करती है। तो यह पश्चिमी घाट जो है यह जल विभाजक के रूप में काम करता है। इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह हो गया कि दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है, तीसरा सही है। कह रहा है सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, यानी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि दूसरा तो गलत है तो तीसरा सही है। इसका मतलब 1 और 3 हमारा सही होगा। क्लियर है? ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर कह रहा प्रश्न संख्या 4। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 4? ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला यहां पर पॉइंट हम लोग को देखना है। यह कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर पठार के जल निकासी, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि अपवाह प्रणाली भी जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोस्ट रिवर फॉर्म्स डेल्टा, ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, सभी नदियां नहीं करती हैं, लेकिन यहां पर जब वर्ड यूज कर रहा अधिकांश, तो इसका मतलब है कि महानदी डेल्टा का निर्माण कर रहा है, गोदावरी डेल्टा का निर्माण कर रहा है।
ठीक है, कृष्णा डेल्टा का निर्माण कर रही है, कावेरी डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो इसका मतलब अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं, कोई बात नहीं है, ये सही है। नॉर्थ इंडिया की सभी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, यानी जो भी नदी ड्रेन करेगी सी में वो डेल्टा बनाएगी। लेकिन साउथ की नदियां जो हैं वह डेल्टा भी बनाती हैं और कुछ नदी एस्चुरी का निर्माण भी करती है। मतलब है कि यहां पर डेल्टा का फॉर्मेशंस भी हो रहा है और कुछ नदी किसका निर्माण कर रही है, तो एस्चुरी का भी निर्माण करती है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जब अधिकांश वर्ड यूज किया हुआ है मोस्ट रिवर फॉर्म्स डेल्टा, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि नदियां अधिकांश सदा नीरा पेरेनियल हैं, रिवर्स आर मोस्टली पेरेनियल। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया की रिवर पेनिनसुलर प्लेट्यू के जब रिवर्स को हम देखते हैं तो यहां के जो रिवर्स हैं ये सीजनल हैं। सीजनल का मतलब यह हुआ कि वाटर रिजीम्स अगर इनका देखते हैं तो इसमें बहुत जबरदस्त चेंज आता है। क्लियर है। नॉर्थ इंडिया की जो नदी है उसके बारे में हम लोग को याद रखना है कि यह जो रिवर है नॉर्थ इंडिया की, इसे हम लोग बोलते हैं कि यह स्नोफेड भी है और साथ साथ में यह रेनफेड भी है। इसलिए नॉर्थ इंडिया की नदी में दोनों खासियत है। नॉर्थ इंडिया की नदी में जल अधिक है, साउथ इंडिया की नदी में देखते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ रेनफेड होता है। जब रेनफेड होगा तो वह रिवर पेरिनियल नहीं होता है और उसमें पानी जो है वह कम हो जाता है जैसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून समाप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे में यह कहना कि नदी अधिकांशतः सदा नीरा है, यह कहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाता है। ड्रेनेज पैटर्न इज मेनली डेंड्रेटिक। जल जो निकासी प्रणाली है यह मुख्यतः कैसा होता है, तो यह यहां पर डेंड्रिक होता है। ठीक है, हालांकि डेंड्रिक प्रणाली हमें अलुवियल प्लेन्स में भी मिलते हैं, लेकिन जो सपाट धरातल होता है वहां पर ऐसे प्रणाली हमें देखने को मिलता है। साथ साथ में यहां पर कुछ स्थानीय स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमें ट्रेलिस पैटर्न्स भी देखने को मिल जाता है और कुछ जगह पर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा कह सकते हो कि जो पठारी रीजन्स के आते हैं, जैसे अमरकंटक वगैरह में रीजन्स में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमें रेडियल पैटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां पर रेडियल पैटर्न्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब यहां पर यह बात कर रहे हैं कि जल निकासी मुख्यतः अगर कैसा होगा, डेंड्रेटिक होगा, तो यह स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसका मतलब है 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो स्वाभाविक है कि कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 कथन इसका सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग आगे बढ़े और यहां पर करा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। ठीक है, इसमें से कौन सही मिलान है। ठीक है, अरावली युवा वलित पर्वत है, नहीं भाई। ठीक है, अरावली कैसा पर्वत है, तो यह ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अरावली कैसा है, तो अरावली के बारे में हम लोग को याद रखना है यह कैसा है, तो लिखना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, इसलिए गलत है। पश्चिमी घाट, यस, यह एक ब्लॉक पर्वत है। पूर्वी घाट जैसा भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा यह सतत नहीं है। और विंध्य जो है यह ज्वालामुखी उत्पत्ति से नहीं बना है, ज्वाला उत्पत्ति से बना हुआ है, वो मालवा का पठार है। क्लियर है। तो यहां पर कह रहा है कि कौन सा सही होगा, तो केवल और केवल यहां पर भी सही है, यानी पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, तो यह एक ब्लॉक माउंटेन के जैसा ये बिहेव करता है और ये ब्लॉक माउंटेन्स के जैसा स्थित है। ठीक है, चूंकि ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कब होगा, या तो कोई भाग नीचे की ओर धंस जाए या कोई भाग ऊपर की ओर उठे। क्लियर है। तो यहां पर याद रखना है, याद रखना जैसे सतपुड़ा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि सतपुड़ा ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। क्लियर है। चलो आगे की तरफ बढ़े और अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, ठीक है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, तो यहां पर देखिए यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय मुहाने,
डेल्टा के बजाय मुहाने पर किसका निर्माण कर रही है? एस्चुरी का निर्माण कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी इंस्टीट ऑफ डेल्टा? ठीक है, कौन सी नदी डेल्टा के बजाय, ठीक है, मुहाने पर किसका निर्माण कर रही है? एस्चुरी का निर्माण कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में ये गड़बड़ी है। तो अब यहां पर कह रहा है कि मुहाने पर वह एस्चुरी का निर्माण करेगी, तो गोदावरी डेल्टा बनाती है। ठीक है, यह एस्चुरी का नहीं बनाएगी, निर्माण करेगी। कृष्णा यह भी डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी यह भी डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसमें यहां पर केवल याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है यह अपने मुहाने पर किस चीज का निर्माण करेगी? तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी जो है यह भी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखना है यहां पर नर्मदा के बारे में, ठीक है, कि यह नदी जो है, यह नदी, ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो किन दो पहाड़ों के बीच में? तो याद रखना है कि यह दो पहाड़ियों के बीच से बहती है। एक जिससे हम लोग कहते हैं विंध्य, और दूसरी जो पहाड़ी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है सतपुड़ा। और यह विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी से होकर के बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 1312 किलोमीटर इसका लेंथ माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। आओ अगला प्रश्न को हम लोग देखें। 7वां नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, और यहां पर देखिए यह हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? राजमहल पहाड़ी वलित पर्वत है? नहीं। मेघालय पठार पेनिनसुलर पठार का विस्तार है? ठीक है, तो यह सही है। ठीक है, मेघालय का पठार बोले या शिलोंग प्लेट्यू के रीजन्स के नाम से बोले, इसी का ईस्टर्न भाग है जिसे हम लोग कार्बी एंगलोंग का पठार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है? नहीं। और सतपुड़ा जो है वो कैसा है? तो यह एक कैसा पर्वत है? अभी जस्ट उन्होंने कहा यह एक ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर है? तो 7वें नंबर का जो सही जवाब होगा मेघालय प्लेट्यू एक्सटेंशंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यह हमारा सही है। क्लियर है? आओ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 को अगर देखिए तो यहां पर यह कह रहा है, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही मिलान नहीं है? अनैमुदी पश्चिमी घाट, ये तो सही है। ठीक है, और अनैमुदी इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ऑल्सो द हाईएस्ट पिक ऑफ साउथ इंडिया भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं अरमाकोंडा, तो यह पूर्वी घाट, ठीक है, यह भी सही है। धूपगढ़ सतपुड़ा का है, यह भी सही है। लेकिन गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। ठीक है, तो इस मामले में डी वाला जो है यह सही मिलान नहीं है करा, तो सही मिलान ये नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला क्वेश्चन यहां पर प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कट अक्रॉस द ईस्टर्न घाट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटते हुए बहती है? ठीक है, जाहिर सी बात है कि गोदावरी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यह पूर्व की तरफ ही जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इस मैप में इस तरह से अगर देखते हैं तो गोदावरी पूर्वी घाट को काटते हुए बहती है। कृष्णा यह भी पूर्वी घाट को काटते हुए बह रही है। महानदी यह भी पूर्वी घाट को काटते हुए बह रही है। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो कावेरी यह भी पूर्वी घाट को काटती है। इसका मतलब है कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटते हुए बहती है? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। इसका मतलब है ये सभी नदी जो है
यह पूर्वी घाट को काट करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस मामले में अगर देखा जाए तो सभी नदियां जो हैं यह पूर्वी घाट को काट करके बहती, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, महानदी हो या फिर कावेरी हो। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है। अभी आपको जस्ट हमने बताया, यदि हम लोग डोडा बेटा को देखते हैं तो यह सबसे हाईएस्ट पिक किसकी है, तो यह हाईएस्ट पिक है नीलगिरी की। ठीक है, अगर हम लोग महाबलेश्वर को देखते हैं तो यह भी वेस्टर्न घाट की है। अगर हम लोग अनैमुदी को देखते हैं तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह कहां है, तो यह अन्नामलई हिल में है। ठीक है, अन्नामलई हिल में है। और अगर हम लोग कलसुबाई को देखते हैं तो यह भी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई इसकी कितनी है, तो याद रखना है कि अगर इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो यह 1646 मीटर है। ठीक है, तो डोडा बेटा की ऊंचाई लगभग 2623 मीटर के आसपास मानी जाती है। महाबलेश्वर ये भी करीबन 1372 के आसपास ये भी मानी जाती है। तो कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ये हमारा हो जाएगा अनैमुदी। ठीक है, 2695 मीटर अन्नामलई हिल में इसके लोकेशंस हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, और अनैमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज एक छोटे से सेशंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन को, जैसा हमने बताया आपको कि हम लोग बहुत अधिक नहीं, सिर्फ 10-10 क्वेश्चंस का एक छोटा सा, एक तरह से कहा जाए कि यह आपके लिए रिवीजन का भी काम कर रहा है और साथ में आपके कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट्स का भी काम कर रहा है। क्लियर है, तो आप इन प्रश्नों को देखिए, समझिए, दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और फिर वही बात, अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का कोई डॉट, कोई कंफ्यूजन अगर होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर आपने लिखिए। क्लियर है, हम लोग प्रयास करेंगे इस जो भी आपने प्रश्न जिसमें आपने डॉट किया है, हम उसके उत्तर को एक बार आपके साथ में डिस्कस करने का काम करेंगे। क्लियर है, धन्यवाद।